थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम आज एक फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिनका नाम है स्पेसिफिक हीट। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कल की हम क्लास के बारे में बात करना चाहते हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ के रखा था, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और इस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर में हमने ये बातें सीख ली कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर का मिनिमम वॉल्यूम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। तो उसी कहानी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट। तो क्या ये स्पेसिफिक हीट कहाँ से उत्पन्न होती है, किसको कहते हैं, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। तो इस स्पेसिफिक हीट के अंदर पे हमारा जो पहला टॉपिक आता है उसको हम लोग जानते हैं हीट कैपेसिटी के नाम से। तो हीट कैपेसिटी किसको कहेंगे? हीट कैपेसिटी जब किसी बॉडी में हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो जितना हीट को वो अब्जॉर्ब करता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो उसका हीट कैपेसिटी कहलाता है। एक बार फिर से कि हीट कैपेसिटी किसी बॉडी का वो गुण है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी बॉडी के ऊपर पे तो वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है उसको हीट कैपेसिटी कहलाता है। यही बातें यहाँ पे लिख दी गई है। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं? हीट कैपेसिटी ये देखिए, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है वो उस बॉडी का हीट कैपेसिटी कहलाता है। हीट कैपेसिटी जैसे मान के चलिए कि आपके पास में कोई चाय वगैरह बनाने के लिए कोई पेन है, मान के चलिए वो एल्युमिनियम का बना हुआ है। अब उस एल्युमिनियम का जो भी टेम्परेचर है, अब उस टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं और उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या देना होगा? हीट देना होगा। और जितनी मात्रा में वो हीट अब्जॉर्ब करके अपने आप में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा ले वो उसका हीट कैपेसिटी कहलाती है। ये बात तो समझ में आती है कि हमारा हीट कैपेसिटी क्या है। अब इसी में फिर से क्वेश्चन यहाँ पे उठती है कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास में कोई मटेरियल हो जो 1 kg का बना हुआ हो, कोई दूसरा मटेरियल हो जो आपका 10 kg का बना हुआ हो, तो क्या दोनों में हमारा सेम टेम्परेचर वहां पे सेम हीट वहां पे रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि हमारा हीट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां थी हमको कि हम उस बॉडी का हीट कैपेसिटी कितना माने, दूसरा का हीट कैपेसिटी कितना माने। ये सारी चीज से निजात पाने के लिए और एक दूसरा नया नाम पकड़ लिया गया जिसका नाम है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि हमको परेशानी थी ना कि छोटी बॉडी का हीट कैपेसिटी दूसरा, बड़ी बॉडी का हीट कैपेसिटी दूसरा। तो इसी सारी चीज से निजात पाने के लिए साइंटिस्टों ने एक नया फार्मूला, एक नया चीज का खोज कर लिया जिसका नाम दिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हम बात करें तो हीट कैपेसिटी क्या है? यहाँ पे हीट कैपेसिटी में हमारा कोई भी मटेरियल का वॉल्यूम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो,
ये मायने नहीं रखता। कितनों भी बड़ा आप वॉल्यूम लेते हैं तो केवल उसका हम 1 kg को देखेंगे। चाहे आप 50 kg का मटेरियल लिए तब भी हम उसका 1 kg को मेजर करेंगे। आप छोटा सा वस्तु लिए, मटेरियल लिए, तब भी हम उसका 1 kg को ही देखेंगे। 1 kg, ध्यान से समझिएगा, 1 kg मटेरियल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। और ये बातें यहाँ पे लिख दिया गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं। दैट्स ऑफ ए मटेरियल इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ इट्स 1 kg मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मटेरियल आपका कितना भी बड़ा हो, केवल उसका 1 kg मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। तब इसमें हमारा वस्तु की साइज डिपेंड नहीं करता। वस्तु छोटा है तब भी हम उसका 1 kg को लेंगे, वस्तु बहुत बड़ा है तब भी हम उसका 1 kg को ही लेंगे। तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी मटेरियल का, चाहे मटेरियल छोटा हो या बड़ा हो, केवल 1 kg को मान के उसका हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसी 1 kg में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम देते हैं वही हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फिजिक्स की भाषा में स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। ये सिंबल है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये जानने का कोशिश करें कि वहां पे हमारा हीट कितना बढ़ा, हमने कितना हीट दिया तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उस हीट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी फार्मूला रिलेशन बना दिया गया, यानी कि Q इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे Q आपका है हीट, Q का मतलब क्या समझेंगे? हीट। M आपका मास है, मास तो आपका फिक्स है क्या? 1 kg। चाहे आप कुछ भी मटेरियल लीजिए, उसका मास हमको क्या लेना है? 1 kg लेना है। इंटू एस क्या है आपका? एस जो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो है, और डेल्टा टी क्या है? कितना आप वहां पे टेम्परेचर यानी कि हीट को चेंज कर रहे हैं। इस तरह से हमको यहाँ पे हीट को मेजर करने का एक फार्मूला मिल जाता है, यानी कि मास ऑफ मटेरियल इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू हीट। अब दूसरी चीज कि अगर ये फार्मूला हमारा हीट को मेजर किया तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा? हीट कैपेसिटी का फार्मूला वही होगा, यानी कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जितना आपका मास होगा उतना ज़्यादा उसका हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको हीट कैपेसिटी निकल जाएगी, यानी कि मास ऑफ मटेरियल इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दिखाया। चलिए, ये बातें भी हमको समझ में आया, लेकिन इसके यहाँ पे बातें नहीं रुकती, बातें और आगे बढ़ती हैं और बात पहुँचती है आपका मोलर हीट कैपेसिटी पे। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? मान के चलिए कि हम किसी गैस का हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसको नहीं कर सकते डायरेक्टली फॉर्म पे, इसलिए हमको उसका हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मोलर हीट कैपेसिटी का यूज करना पड़ा, ताकि हम उसको, उसका हीट कैपेसिटी को आसानी से मेजर कर सकें। आप मोल का मतलब क्या हुआ? आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि एवोगाड्रो नंबर, मोल कॉन्सेप्ट। इसी तरह से क्या है? एक मोल नंबर है,
तो एक मोल में जितनी बड़ी आपका पदार्थ का निर्माण हुआ, मटेरियल का निर्माण होता है, उस मटेरियल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। बात समझ में आया? एक मोल में जितनी बड़ी आपका मटेरियल का निर्माण होता है, उस मटेरियल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है। ये देखिए यहां पे हमने लिख भी दिया वही चीज, हीट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ दैट मटेरियल्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी मटेरियल का 1 मोल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। और फिजिक्स की भाषा में मोलर हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, याद रखेंगे। आगे और थोड़ी सी हम बात समझ लें कि इसका जो यूनिट होता है, मोलर हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है आपका जूल पर मोल पर सेल्सियस या पर सेंटीग्रेड, केल्विन भी मान सकते हैं आप, क्योंकि सारी से हम लोग हीट को मेजर करते हैं। इस तरह से स्पेसिफिक हीट का एक यूनिट बन जाता है। अब आगे हम बात करेंगे, ये मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। मोलर कैपेसिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ 2 टाइप्स, ये कितनी प्रकार की हो जाती है, आगे चल के 2 प्रकार की। पहली टाइप को हम लोग Cp कहते हैं और दूसरा को क्या कहते हैं, Cv कहा जाता है। C का मतलब आपको समझ में आया, C किसके लिए सिंबल है, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। और यहां पे देखिए Cp लिखा हुआ है, C का मतलब हुआ मोलर हीट कैपेसिटी और P का मतलब हुआ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जब हम किसी बॉडी का मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तब वहां का प्रेशर को हमको क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। तब वहां का जो मेजरेबल हीट कैपेसिटी होगा उसको हम Cp के नाम से जानेंगे। लेकिन यहां से थोड़ी सी बात है, इस केस में आपका वॉल्यूम बदल सकता है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, बदल सकता है। ये बातें भी आप याद रखेंगे और इस तरह से हम इसको क्या कहें, Cp के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज Cv, C का मतलब वही फिर से मोलर हीट कैपेसिटी और V का मतलब हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस केस में आपका प्रेशर बदल सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप कुकर का यूज करते हैं खाना बनाने, सब्जी वगैरह दाल वगैरह बनाने के लिए, उसमें आपने जितना वाटर डाला उस वाटर का वॉल्यूम आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, आपका वॉल्यूम नहीं बदलने वाला, लेकिन वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। अगर आप Cp को बंद कर दें जो ऊपर में लगी होती है तो आपका कुकर ब्लास्ट हो सकता है। क्यों ब्लास्ट होगा, क्योंकि आपका प्रेशर वहां पे क्या हो रहा है, बदल रहा है। और इस प्रकार का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग Cv के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा मोलर हीट कैपेसिटी 2 प्रकार की होती है, Cp एंड Cv। अब थोड़ी सी आगे हम जानकारी ये भी यहाँ पे लेते चलेंगे कि जो हमने गैस की बात की, तो क्या सभी गैस की Cp और Cv इक्वल होती है? तो हमने यहाँ पे कुछ आपको टेबल बना के रखा, ये आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं किस तरह से होती है। ध्यान से समझिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट का ये चार्ट, ये गैस है आपका, ये Cp और ये Cv। यहाँ पे देखिएगा हीलियम, हीलियम का Cp आपका 20.8 होता है, जबकि Cv 12.5 होता है।
हम किसकी बात कर रहे हैं? मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम का Cp जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है? 20.8 होता है। जबकि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तब इसी का हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 12.5 हो जाता है हीलियम का। आगे बढ़िए, देखिए ये हाइड्रोजन का Cp 28.8 होती है, जबकि Cv 20.4 होती है। नाइट्रोजन 29.1 और इसका Cv 20.8। O2 का 29.4 और Cv 21.1 होती है। आगे फिर से बढ़े हम, CO2 का 37.0 आपका Cp होता है, जबकि 28.5 Cv होता है। अब यहाँ पे बात करें हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो गैस है ये आपका मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, केवल हीलियम, जबकि ये आपका डाईएटॉमिक है। डाईएटॉमिक मतलब सब में 2 लगा हुआ है, इसलिए इसको डाईएटॉमिक गैस बोलेंगे। और इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है, मतलब आप इसको ट्राईएटॉमिक बोल सकते हैं। ये आपका ट्राईएटॉमिक है। तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक क्या हो रहा है? मोनो से डाई और डाई से ट्राई हो रहा है, वैसे वैसे आपका Cp और Cv भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक चीज यहां पे गौर करने वाली बात कि जितना भी हमारा डाई एटॉमिक गैस है सबकी Cp लमसम क्या है? बराबर है, मतलब आसपास के नंबर के बराबर है। देखिए 28.8 है, 29.1 है, 29.4, यानी कि लमसम सब क्या है? बराबर है। इसी तरह से यहां पर भी देखिए आप 20.4, 20.8 और 20.1, मतलब इसका Cv भी डाई एटॉमिक का इक्वल है। अब यहां पे और थोड़ी सी बातें हम लोग समझ लेंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि जितना भी हमारा डाई एटॉमिक गैस है सबका मोलर हीट कैपेसिटी एक होगा। क्या होने वाला? मोलर हीट कैपेसिटी लगभग एक होने वाला है। यहां इस चार्ट पे आपको दिखता भी है। अब ये क्या शो कर रहा है वो चीज को भी आप समझ लेंगे। हम बात करें हाइड्रोजन की, H2 की, H2 की अगर हम बात करें तो H2 की आपका एटॉमिक मास केवल आपका H2 का 2 होगा। लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो O2 का, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुना 32 होगा। ये ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक मास हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन H2 का 2 होगा तो O2 का क्या हो जाएगा? 32। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। लेकिन सबका हमारा हीट कैपेसिटी लगभग क्या है? सेम है। इसका यह मतलब हुआ कि मोलर हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। मोलर हीट कैपेसिटी आपका एटॉमिक मास पे निर्भर नहीं करती है कि आप ये कितना है और ये कितना है, ये मतलब नहीं रखता है। यहां पे ये मतलब रखता है कि यहां पे आपका कितना एटम है और यहां पर भी कितना एटम है। इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम। मास पे ये डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड किस में करती है? नंबर ऑफ एटम पे। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम कितने? 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कितना? 2। इसीलिए तो क्या लग रहा है आपका लमसम 20.8 और इसका 29.4 लमसम बराबर आपका हीट लग रहा है Cp, और आपका उसी तरह से Cv भी इक्वल है। ये शो करता है कि ये कभी भी आपका एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर एटॉमिक मास पे डिपेंड करता तो इसका आपका मोलर हीट कैपेसिटी बहुत कम होना चाहिए था और इसका बहुत ज्यादा होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? आपका नंबर ऑफ एटम पे। यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम, ना कि मास के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात भी आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब थोड़ी सी और बातें कि सवाल यहाँ पे फिर से खड़ी होती है कि जब हमारे पास में मान के चलिए कि H2 गैस है तो H2 का जो मोलर हीट कैपेसिटी 28.8 क्यों है और
जब सीधी की बात करें तो 20.4 क्यों है, कम ज़्यादा क्यों है? तो यहाँ पे हम जानकारी के लिए बता दें कि जब हम सीपी की बात करते हैं तो सीपी में कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को एक साथ 2 वर्क डन करनी पड़ती है। 2 वर्क डन करने का क्या मतलब कि वो वॉल्यूम को बढ़ाने के साथ साथ उस बॉडी का हीट को भी बढ़ाती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम में भी चेंज। इस केस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम सीपी में चेंज हो सकता है। तो जैसे उसका वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम को चेंज कर जैसे जैसे होगा तो उस वॉल्यूम को फिर से हीट मतलब हीट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपको वहाँ पे ज़्यादा हीट लगेगा। वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, आपका हीट कैपेसिटी भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 काम एक साथ करना पड़ता है, वॉल्यूम बढ़ती है और वॉल्यूम बढ़ने से वहाँ पे वर्क डन ज़्यादा करनी पड़ती है, यानी कि ज़्यादा हीट की रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से सीपी में जो भी टेम्परेचर है क्या होती है, सीबी की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। और सीबी में क्या हुआ, सीबी में तो वॉल्यूम आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। वॉल्यूम तो आपका बढ़ नहीं रहा है, जितना है उतना ही है। वहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ने से आपको वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, और वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है तो जितना वॉल्यूम है उसको केवल आपको गर्म करना है। उसको गर्म करने के लिए आपको क्या लगेगी, कम हीट की आवश्यकता होती है। जबकि इस केस में क्या हुआ, आपका वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हीट क्या लग रही थी, ज़्यादा लग रही थी। यही कारण है कि हमेशा सीपी की वैल्यू सीबी के से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये बात भी आप नोट कर लेंगे, कंफ्यूज में अदरवाइज पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम और थोड़ी सी हम लोग का जो डिफरेंस मटेरियल है, लाइक एल्युमिनियम हो गया, कार्बन हो गया, कॉपर हो गया और अदर्स जितने भी मटेरियल्स है उसकी स्पेसिफिक हीट की थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक, हीट अब ध्यान देंगे इधर, ये एल्युमिनियम है जिसका स्पेसिफिक हीट आपका 900 होता है, कार्बन 500 6.5 होता है, ये कॉपर 386.4, लेड आपका 127.7, ये Ag 236.1, ये टंगस्टन 130.44, ये वाटर देखिएगा, ये वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होता है, 4186 होता है। अब यहाँ पे वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने के कारण हम इसको अपनी डेली लाइफ में बखूबी यूजेस कर लेते हैं। अब यूजेस क्या होती है उसको भी समझ लीजिए। जब हम लोग का बॉडी पे कहीं पे क्या होता है, दर्द होता है, तो आप वो समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वाटर बैग, हॉट वाटर बैग, जो हम गर्म पानी डालते हैं उसमें और शरीर को के आसपास सेकाई करते हैं, कहीं पर भी सेकाई करते हैं, उससे हमको दर्द से आराम मिल जाती है। तो हम दूसरा चीज़ क्यों यूज नहीं करते, हम तो उसके जगह पे पानी की जगह हम दूसरा चीज़ यूज कर सकते थे, लेकिन पानी ही यूज क्यों किया जाता है? इसके कारण, इसका पीछे की बात को आप समझिएगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वाटर का स्पेसिफिक हीट 4186 है। मतलब ये हुआ कि वाटर का जब हम इसको हीट देते हैं तो इसमें हीट हमारा धीरे धीरे क्या होता है, 4186 तक गेन करता है। अब जो जितना ज़्यादा जिसका हीट कैपेसिटी होगा, जब वो हीट को छोड़ेगा तो उसको छोड़ने में उतना समय ही लगेगा। तो इसलिए जब हम गर्म पानी को करते हैं उस बैग के अंदर और हम लोग क्या करते हैं, सेकते हैं, तो वो हमको बहुत देरी तक हीट पैदा करके देता है और बाद में वो क्या करता है, धीरे धीरे उसका हीट कम हो जाती। अगर हम उसी की जगह पे दूसरा चीज़ को यूज करते, देखिए मान के चलिए उसकी जगह पे हमने कार्बन को यूज करना चाहें, तो कार्बन का कितना है, 506.5 है। मतलब ये जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। कि आप उसमें कार्बन को फिल किए, एक बार जगह नहीं लगाए कि वो ठंडा हो गया, क्या फायदा, लेने का देने बराबर, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ही कम है।
लेकिन वाटर में क्या दिखाई देता है आपको, इसका स्पेसिफिक हीट 4186 होने के कारण से उसमें हीट ज़्यादा देरी तक बनी होती है और हम लोग उसको बखूबी यूजेस कर लेते हैं और धीरे धीरे वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। ये बात भी समझ में आया कि मतलब जिसका स्पेसिफिक हीट जितना कम होगा वो उतना जल्दी गर्म होगा और उतना जल्दी ठंडा भी होगा। जिसका स्पेसिफिक हीट जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देरी में गर्म होगा और ज़्यादा देरी में ठंडा भी होगा। और यही कहानी बनती है आपका वाटर के साथ में। इसीलिए हम लोग वाटर को उस बैग में भर के हम लोग शरीर बॉडी को सेक के आराम पा लेते हैं। अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइस का स्पेसिफिक हीट आपका 2060, ग्लास यानी कि जो हम लोग कांच कहते हैं उसका 840, आयरन का 450, ये किरोसिन 2118, ये है मरकरी यानी कि पारा जो हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं, कितना है 40 है। इसीलिए इसका यूजेस किया जाता है। इससे भी कम है बाकी का, देखिए यहाँ पे लेड का, लेकिन लेड आपका सॉलिड फॉर्म पे होती है इसलिए हम इसको थर्मामीटर में यूज नहीं कर सकते। जबकि आपका मरकरी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म पे होती है। जैसे ही थोड़ा सा इसको टेम्परेचर दिए तो ये क्या हो जाएगा, धड़धड़ा के ऊपर से बढ़ जाएगा और मैक्सिमम हीट को इंडिकेट कर लेगा। मान के चलिए कि अगर हम इसी को थर्मामीटर बना लेते, वाटर को थर्मामीटर बना लेते और हम इससे क्या कर लेते, बुखार को चेक करते, तो हमको ऐसा लगा कि 12 घंटा बैठना पड़ता, 12 घंटा बैठना पड़ता, तब आपको आपका शरीर का वो क्या करता, हीट को मेजर करके देता। उस समय से तो पोजीशन गड़बड़ हो जाती ना, क्योंकि बीमार आदमी को हम लोग बुखार चेक करते, क्योंकि इसका हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसलिए हम थर्मामीटर पे मरकरी का यूज करते हैं जिसका स्पेसिफिक हीट क्या है 140। जैसे हम लगाए 2-3 मिनट में हम वो जितना हीट था, जितना हीट उसको ऑब्जर्व करना होता वो हीट को ऑब्जर्व करके रीडिंग बता देगा कि हाँ आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना है। और हमको 1 मिनट में ऐसा करके रीडिंग मिल जाता है। इसी जगह से अगर हम दूसरा चीज़ को यूज करें तो इसका रीडिंग लेने में हमको 5 घंटा 7 घंटा 12 घंटा लग सकता है। एक दिन भर लगा बैठे रहो ऐसे, ये कोई फायदा नहीं। उससे हम आदमी कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी पोजीशन क्रिटिकल हो रहती है बीमार आदमी का। इसलिए मरकरी का यूजेस हमारा थर्मामीटर में होता है। समझ में आ गया? तुरंत क्या हो जाता है, गर्म और मैक्सिमम टेम्परेचर को दिखाएगा और तुरंत क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जितना आपका रूम टेम्परेचर है उसको दिखाएगा ही दिखाएगा। इसलिए मरकरी का यूजेस किया जाता है। अब यहाँ पे बात रही कि जो हमारा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि एक प्रकार का एनर्जी है, तो इसको समझने के लिए साइंटिस्टों ने एक रिलेशन बना दिया कि एक कैलोरी आपका कितने बराबर, 4.186 जूल के बराबर, यानी कि 4.2 जूल के बराबर अप्रोक्स हम ले लेंगे तो समझ में आ गया। यानी ये वैल्यू भी आप याद रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन जूल? क्या आंसर हो जाएगा, 4.2 जूल के बराबर। अब आप थोड़ा सा देखिए ये पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है, हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है वही आपका क्या कहलाती है, 1 जूल। समझ लेंगे। और इस तरह से हमारा फिजिक्स में ये सारी बातें परफेक्ट बैठ जाती हैं। तो ये भी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये वाटर का यूजेस हम लोग क्यों करते हैं, तो बॉडी को सेकाई करने के लिए, और मरकरी का यूज थर्मामीटर में क्यों किया जाता है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो चलिए हम लोग अब बात यहीं पे फिर से नहीं रुकती कि अगर हम किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट को जानना चाहें, मेजर करना चाहें, तो क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर होता है कि जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। उसको मेजर किस तरह से मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए हम लोग के पास में एक इंस्ट्रूमेंट आती है जिसको हम लोग कैलोरीमीटर कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं, जिससे हम हीट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से मेजर करते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं।
कैलोरीमेट्री। चलिए, ये कैलोरीमेट्री किसको कहते हैं कि जिस प्रोसेस से हम लोग किसी बॉडी का हीट को मेजर करते हैं, कैलोरीमेट्री कहलाती है। ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच द मेजर द हीट को मेजर करने का जो प्रोसेस है कैलोरीमेट्री कहलाती है। बात समझ में आ गया होगा एक लाइन पे। अब ये जो कैलोरीमेट्री है ये किस प्रिंसिपल पे हमारा काम करती है, तो इसको भी समझ लीजिए कि इसका प्रिंसिपल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, दो बॉडी लेते हैं और दोनों बॉडी को क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब नज़दीक में लाके सटा देते हैं इस तरह से। तो क्या होता है, जिस बॉडी का हीट हाई होता है वो उसका हीट दूसरे बॉडी पे क्या होती है, ट्रांसफर होने लगती है। और जब तक ट्रांसफर होगी कि दोनों बॉडी का हीट इक्वल ना हो जाए। बात समझ में आया होगी एक बार फिर से कि दो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट में लाते हैं। जब कांटेक्ट में हम लाते हैं तो हीट हमारा हाई टू लो फ्लो करता है। मान के चलिए इस बॉडी का हीट ज़्यादा है, इसका हीट कम है। जब ये दोनों कम इस तरह से कांटेक्ट में लाए तो इसका अधिक हीट इस कम वाले हीट की ओर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और जब तक ट्रांसफर करेगा कि दोनों का हीट इक्वल ना हो जाए। तो इस तरह से हम लोग उसका हीट कैपेसिटी को मेजर कर लेंगे। हमको ये पता चल जाएगा कि इस बॉडी से इस बॉडी पे कितना हीट ट्रांसफर हुई है, ये हम निकाल पाएंगे आसानी से। मान के चलिए हमको निकालना है तो पहले हम इसका हीट कैपेसिटी को मेजर कर लेंगे और दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। जब यहाँ का हीट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो उसका हीट कैपेसिटी को फिर से मेजर करेंगे, फिर उस पहले वाला और अभी वाला में माइनस कर देंगे तो यहाँ का हीट कैपेसिटी निकल जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका हीट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। यही बातें यहाँ पे लिख दी गई है, ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का क्या सिद्धांत होती है। टू बॉडीज आर ब्रॉट कॉन्टेक्ट, दो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, नजदीक में ला देते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं। देन हीट गिवन बाय वन इज इक्वल टू हीट ऑब्जर्व बाय अदर बॉडी। एक बॉडी क्या करता है, दूसरे बॉडी को हीट देता है और वो हीट जब तक देता है जबकि दोनों बॉडी का हीट इक्वल ना हो जाए। इस सिद्धांत पे आपका कैलोरीमेट्री काम करती है। ये बात भी समझ में आया होगा, मतलब कि एक क्या कर रहा है, हीट को दे रहा है और एक बॉडी हीट को ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मैथमेटिकल की बात करें, मैथमेटिकल रिलेशनशिप की बात करें तो हम बात यहाँ पे कर सकते हैं कि हीट गिवन इक्वल टू, यहाँ पे हीट को हमने Q से रिप्रेजेंट किया था और हीट गिवन को हम यहाँ Q1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो Q1 इक्वल टू आपको मिलने वाला है M1 मास ऑफ गिवन बॉडी, गिवन हीट बॉडी, S1 और डेल्टा T1। ये रिलेशन आप पीछे पढ़ चुके थे, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। उसी के आधार पर एक हीट गिवन तो दूसरा हमारा क्या होगा, हीट टेकन। हीट टेकन को यहाँ पे हम Q2 लिख देते हैं और Q2 का जो मास होगा M2, S2 और डेल्टा T2 होता है। अब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि हीट हमारा क्या है, एनर्जी है। हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है हीट। तो एनर्जी है तो एनर्जी हमारा क्या होती है, कंजर्व होती है। ना एनर्जी को हम बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी यानी कि हीट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 होना चाहिए। दोनों का वैल्यू को अगर हम रख दें यहाँ पे, Q1 का वैल्यू M1 S1 डेल्टा T1 इक्वल टू M2 S2 डेल्टा T2।
अब यहां से अगर आपको सेकेंड बॉडी का स्पेसिफिक हीट जानना है तो यहां से S2 को बाहर निकाल दीजिए। S2 को अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या मिलने वाला हमको, M1 S1 डेल्टा T1 बाई M2 डेल्टा T2। इस तरह से आप उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर से यहाँ पे सवाल निकलती है कि हमारा ये सारा चीज क्या है, मेजरेबल है। तो इसका भी आंसर होती है कि हाँ मेजरेबल है, ये मास है। मास को हम किसी से भी मेजर कर सकते हैं, केजी से, ग्राम से, जो भी है हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये S1 है तो S1 का स्पेसिफिक हीट को भी हम मेजर कर सकते हैं। ये डेल्टा T है, यानी कि आपने कितना टेम्परेचर दिया, इसको भी आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। और इस तरह से आप S2 का स्पेसिफिक हीट यानी सेकेंड बॉडी का स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? अगर यहाँ पे फिर से सवाल खड़ी होती है कि अगर आपको S2 पता है तो क्या आप S1 निकाल पाएंगे? तो हाँ, इसका भी आंसर होता है कि हाँ हम निकाल पाएंगे। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो चलिए इस कैलोरीमीटर का मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपको फिजिक्स की लैब वगैरह में देखने के लिए मिलती है कैलोरीमीटर, याद रखेंगे। कैलोरीमीटर में क्या होता है कि एक आपका आइसोलेटेड वुडन का बॉक्स होता है, लकड़ी का बना हुआ क्या होता है, बॉक्स होता है। अब यहाँ पे लकड़ी का यूज क्यों किया गया? क्योंकि आपका लकड़ी हीट का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लकड़ी से होके आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, इसलिए इसको लकड़ी वुडन बॉक्स में रखा जाता है। इस वुडन बॉक्स के अंदर पे एक आपका पोर्ट लिया जाता है जो कॉपर का बना होता है, और इस कॉपर का पोर्ट को ही हम लोग कैलोरीमीटर कहते हैं। इस पोर्ट के अंदर पे पानी भर दिया जाता है। अब यहाँ पे पानी भरने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम जानते हैं पानी का जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। हम कल इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, और 1 का वैल्यू लेना हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, और कहीं पर भी ये फिट बैठ जाती है वाटर। इसलिए हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया, वाटर का प्रयोग किया। अब इस वाटर में हमने एक थर्मामीटर लगा के रखा है यहाँ पे छेद करके, और फर्स्ट टाइम पे हम क्या करते हैं, इस वाटर का टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। सपोज यहाँ जब हम फर्स्ट टाइम वाटर का टेम्परेचर को मेजर किए तो यहाँ का टेम्परेचर को हम क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। और यहाँ पे एक स्टेरर भी डाला जाता है। स्टेरर का हम बताएंगे यहाँ पे क्यों डाला जाता है। अब जिस बॉडी का स्पेसिफिक हीट को हमको कैलकुलेट करना है, उसको क्या करते हैं कि एक रस्सी की सहायता से उस बॉडी को क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। उस बॉडी को बाहर ही हम क्या कर लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद उस बॉडी को इस वाटर पे क्या कर देते हैं, डिप करा देते हैं। जैसे ही वाटर पे डिप करता है ये बॉडी, तो यहाँ का जो हीट है वो किधर चला जाएगा, वाटर की ओर चला जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हीट किधर मूव करती है, हाई टू लो। यानी कि इस केस में पानी का आपका हीट कम था और इसको तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस हीट करके वहाँ पे डाला, तो यहाँ का हीट कहाँ पे चला जाएगा, वाटर पे चला जाएगा। अब वाटर में हीट सब जगह पे इक्वल बना रहे, इसलिए यहाँ पे हमने स्टेरर लगा के रखा है। स्टेरर का काम है पानी को हिलाते रहना। जैसे कि आप लोग गिलास में चीनी को डालते हैं, उसमें चम्मच में इसे चलाते हैं ना, उसी तरह से ये पानी को क्या करता है, हिलाते रहता है। इससे आपका हीट सभी जगह पे इक्वली फैल जाएगा। अब जब यहाँ का हीट इस वाटर पे क्या हुआ, चला गया, तो सीधी सी मतलब है कि ये थर्मामीटर जो लगा हुआ है उसका टेम्परेचर जो पहले T1 था वो अब आपका कहाँ पे दिखाएगा, इस पॉइंट पे दिखाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। अब कितना हीट यहाँ पे गेन हुआ ये हमको पता चल जाएगा, सीधे T2 में आप T1 को घटा दीजिए। इस तरह से हम यहाँ पे टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर अननोन मटेरियल के लिए, फॉर अननोन मटेरियल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। समझिएगा कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि
उस मटेरियल का मास m1, स्पेसिफिक हीट S1। इस बॉडी को आपने कितना डिग्री पे गर्म किया था? 100 डिग्री पे हमने गर्म करके पानी पे डाला। जब 100 डिग्री पे डाला तो आपको टेम्परेचर क्या मिला? T2 मिला। उस टेम्परेचर में आप इस टेम्परेचर को घटा देंगे तो यहाँ का आपका डेल्टा T निकल जाएगा। यहाँ पे डेल्टा T ही तो था। अब ये 100 हम इसको हीट किए थे और इस हीट वाला बॉडी को इस वाटर में डालने से ये हमको T2 मिला। उसमें घटा देंगे तो वहाँ का डेल्टा T आपको कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? अब इसी के आगे हम लोग फिर से बनाते हैं कि क्या मिलने वाला है? M1 S1 100 माइनस T2 इक्वल टू M2 S2। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यही होगा T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा T2 की जगह में पहले टेम्परेचर थर्मामीटर ने जो रीड किया था और बाद में जो रीड किया वो दोनों को घटा देंगे तो हमको डेल्टा T2 मिल जाएगा। इस तरह से हम इस रिलेशन को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब ये पुट करने के बाद हमको अगर S2 मेजर करना है या S1 मेजर करना है, सपोज दैट अननोन है तो S1 मान लेते हैं। यहाँ पे S1 मेजर करना है तो S1 को हम बाहर कर देते हैं क्योंकि S1 हमारा अननोन है। S1 को अगर आप बाहर कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? ध्यान से देखिएगा, M2 S2 इंटू T2 माइनस T1 बाई M1 इंटू 100 माइनस T2। इस तरह से आप S1 का स्पेसिफिक हीट यानी कि फर्स्ट अननोन मटेरियल का स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैलोरीमीटर का यूजेस बड़ी आसानी से दे देता है हीट को मेजर करके। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लेकिन एक थोड़ी सी और बातें यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जरा गौर से देखिएगा तो फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ी होती है। यहाँ पे जो हमने क्या लिया, कॉपर का पोट लिया, तो क्या उसका टेम्परेचर नहीं होता? उसका भी टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर को तो हमने मेजर नहीं किया। तो जब आप कैलोरीमीटर में देखेंगे तो वहां पे आपको वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दिखाई देता है। मतलब कि आप जब यहाँ पानी लेंगे तो पानी का हीट और इस कॉपर का हीट जो भी वहाँ पे है, रूम टेम्परेचर हो या किस कंडीशन में आप रखते हैं, उसका हीट दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके इस कॉपर पोट के ऊपर पे क्या किया जाता है? मार्किंग किया जाता है कि आप इसमें इतना लेवल पर पानी भरिए तो दोनों का आपका इक्वल हीट हो जाएगा। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर कहा जाता है। और इस तरह से हमको अननोन मटेरियल का स्पेसिफिक हीट भी मिल जाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे यहाँ पे पॉइंट हमने क्या कहा कि यहाँ पे कॉपर का पोट जो लिया, क्या उसका हीट को हमने काउंट नहीं किया? उसका भी हीट को हमने काउंट किया, लेकिन वाटर के साथ में उसको इक्विवेलेंट मान के काउंट किया। जब आप देखेंगे कैलोरीमीटर का अंदर का पोट तो वहाँ पे एक मार्किंग किया होता है, उसमें लिखा हुआ होता है इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। उसी लेवल पे आपको वहाँ पे पानी फिल करना होता है। उस लेवल पे जब आप पानी फिल करेंगे तो इस पोट और पानी का इक्विवेलेंट हीट वहाँ पे आपको नजर आएगा। तो इसलिए हमको अलग से कॉपर का हीट को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आपको अननोन मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर? तो ये था हमारा कैलोरीमेट्री। जिस प्रोसेस से हम हीट को मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हीट को मेजर करते हैं, कैलोरीमीटर कहलाता है। और उसमें जो घटनाएं घटी, उस पद्धति को, उस प्रोसेस को कैलोरीमेट्री कहा जाता है। क्लियर? तो आज की ये फिजिक्स क्लास आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम ये फिजिक्स क्लास आज यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। कल एक फिर से नया टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो 100% आपके लिए समझने लायक होगी।